हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सेशन से पहला वाला सेशन जो हमने आपके सामने रखा था, उस सेशन के बिहाफ पर ही एक टारगेट हमने सेट किया है उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को लेकर के एंड उत्तर प्रदेश अपर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को लेकर के। देखिए, अभी जो हमने टारगेट अपना सेट किया है वो भारतीय राज्य व्यवस्था दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी को लेकर के हमने टारगेट सेट किया है। और पहले हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या है डिस्कस करने का काम करेंगे। आने वाले समय में भारतीय राज्य व्यवस्था दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी को ही बेस बनाते हुए न्यू टारगेट्स आपके सामने क्या आते रहेंगे। हम उन तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर थ्रोली डिस्कस करने का काम करेंगे जिनकी आने की संभावनाएं हैं आप लोगों की परीक्षाओं में। ठीक है, तो जो आपका टॉप 150 क्वेश्चन वाला सीरीज जो हमने आपके सामने रखा है उसका आप इसे मान के चलेंगे क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1 ऑलरेडी हमने आपके सामने क्या है यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का कार्य कर दिया है, जिसमें 10 क्वेश्चंस को लेकर के हमने थ्रोली अपनी बातें की थी। बिल्कुल हमने पोस्टमार्टम करके आपको दिखाया था कि किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करने का काम करेंगे और किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उस इन्फॉर्मेशन को अपने रेस्पेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप क्या है पॉजिटिवली रिलेट करने का काम करेंगे। तो ये सेशन जो मेरे प्यारे साथियों आपका स्टार्ट होगा, ये सेशन आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर क्या बना हुआ है। आपको कहा गया है कि संविधान के निर्माण और सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, संविधान के निर्माण और सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। नंबर 1 पर क्या कहा गया है कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड अ टोटल ऑफ 12 सेशंस। तो मान लीजिए अगर आपके सामने यही सवाल आ जाता है या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, ठीक है, आपने बताया कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, यानी कि संविधान सभा के पास अपने क्या है भाई कुल 12 सेशंस हैं, 12 सेशंस हैं। ठीक है, आपके सामने अगर यही इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है तो मान लीजिए आपने इसे क्या कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है कि बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। मेरी बातों को समझो, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है ना कि यही इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। ठीक है, आपने बार बार इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया होगा, रीकैलकुलेट किया होगा, रीऑब्जर्व करने का काम किया होगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एनी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाती है तो आप इससे सही टिक करके आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी देखिए वो जो आपका एग्जामिनर है ना वो आपको कैसे परेशान करने का काम करेगा, क्योंकि वो बहुत प्यार से आपको परेशान कर सकता है। प्यार से परेशान करने का मतलब क्या है कि देखो आप एक काम करो, संविधान सभा दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बेस बनाते हुए आप कहो कि संविधान सभा के पास अपने टोटल क्या है 12 सेशंस हैं, यानी कि कुल 12 अधिवेशन हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात एकदम क्या है बाय द बुक है। लेकिन ये जो आपके 12 अधिवेशन हैं इनको भी आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों कैटेगराइज करना आना चाहिए, यानी कि इनका वर्गीकरण करना आपको आना चाहिए। देखो ये जो आपके 12 सेशन है ना, जो आपके 12 सेशंस हैं, ये जो आपके 12 सेशंस हैं, इनमें से अगर आप 11 सेशंस को अलग निकालोगे, इनमें से अगर आप 11 अधिवेशनों को अलग निकालोगे, यानी कि 11 सेशंस को अलग निकालोगे, तो ये जो आपके 11 सेशंस हैं ये मिलेंगे आपको ऑफिशियली सेशंस आपको कहना होगा। इनको आपको क्या कहना होगा, ऑफिशियली सेशंस कहना होगा। इनको आपको क्या कहना होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑफिशियली सेशंस कहना होगा। यानी कि ये क्या है आधिकारिक अधिवेशन है। तो ऑफिशियली सेशंस का नंबर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 11 आपको मिलेगा। और जो आपका 01 निकला यहाँ से जो आपका 01 निकल के आएगा तो 01 को आप कहेंगे नॉन ऑफिशियल, क्या कहेंगे, नॉन ऑफिशियल सेशन कहेंगे। नॉन ऑफिशियल सेशन आपको कहना होगा।
नॉन ऑफिशियल सेशन आपको कहना होगा, यानी कि जो आपके आधिकारिक अधिवेशन है वो आपके 11 हैं और जो आपका गैर आधिकारिक अधिवेशन है वो आपका क्या है, 1 है। वो आपका क्या है, 1 है। देखो इसे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पता नहीं मेरी बातें कितने आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो ये जो आपके 11 सेशंस हैं, 11 सेशंस का मतलब ये हो जाता है कि पहला सेशन आपको कब मिलता है, 9 दिसंबर 1946 को आपको मिलता है। इसे आप क्या है, 11 सेशंस को कहां से कहां आप कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, है ना, फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, फ्रॉम 9 दिसंबर 1946 से आप कैलकुलेट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, इसको आप लेके जाएंगे 26 नवंबर 1949 तक आप लेकर के जाएंगे। 26 नवंबर 1949 तक आप लेके जाएंगे, यानी कि इस बीच में आपको संविधान सभा के टोटल 11 सेशंस मिलेंगे, जिनको आपको क्या कहना होगा, ऑफिशियली सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको कहना होगा। और ये जो आपका एक आपको मिल जाता है, जिसे आपने क्या कहा, नॉन ऑफिशियल सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपने कहा। इसकी रेस्पेक्टिव डेट जो आप लेके चलेंगे, इसकी रेस्पेक्टिव डेट आपको लेके चलना होगा 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 में जो आपको दिखाई पड़ता है उसे आप क्या कहेंगे, लास्ट सेशन तो कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, नॉन ऑफिशियल सेशन भी कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन तो आपकी सही है, लेकिन जो यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन है उसे आप किस तरीके से अलग वे में जाकर के कैलकुलेट करने का काम करेंगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि परीक्षा की तैयारी संभावनाओं पर होती है, तो आप यहां पर एक सकारात्मक संभावना अपनी लेकर के चल सकते हैं और इस पूरे मामलों को इस तरीके से क्या है, कैटेगराइज करके चल सकते हैं। आगे क्या कहा गया कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार किया गया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड फॉर 114 डेज। ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, आप इसे ओके करके चलेंगे। आगे क्या कहा गया, देखो इंटरेस्टिंग है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः संवेद हुई, यानी कि एक बार पुनः क्या है मिली। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रीअसेंबल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये क्या था, इसी को हमने अभी अभी क्या कहा, लास्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा। इसी को हमने क्या कहा, लास्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा, है ना। और इसी दिन क्या है, इसी दिन जो आपका ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे प्यारे साथियों, ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको मिलेगा, उसी पर फाइनली आपको क्या मिलता है, 284 मेंबर्स जो आप ही की संविधान सभा के रहे, उन्होंने फाइनली क्या करने का कार्य किया, सिग्नेचर करने का कार्य किया। उन्होंने फाइनली क्या करने का कार्य किया, सिग्नेचर करने का कार्य किया। एंड इन द ऑन द सेम डे, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भारत के पहले राष्ट्रपति क्या हुए, निर्वाचित हुए। ये भारत के पहले क्या हुए, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये भारत के पहले क्या हुए, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और इनके निर्वाचन में किन लोगों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं, उन्हीं लोगों ने भारत के पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, भाग लेने का कार्य किया। भारत के पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, भाग लेने का कार्य किया। तो ये भी आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर राइट आपका हो जाता है। सो आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन यहां पर आपका क्या है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या है, हो जाएगा। तो मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। जल्दबाजी में कभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं होती है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि आप मेरी बातें नहीं मानोगे, आप अपने पैटर्न के हिसाब से ही काम करोगे, जो आपको अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से करोगे। लेकिन हम लोगों का काम बनता है कि आपको लगातार अच्छी बातें समझाते रहें, आपको लगातार ये बताते रहें कि तैयारी सही कैसे होती है, और तैयारी में ठहराव होना बड़ा जरूरी है। याद रखना, ठहराव दोनों ही पक्षों में होना जरूरी है।
मामला अध्ययन का है वहाँ भी ठहराव होना चाहिए, अगर मामला अध्यापन का है तो वहाँ भी आपका ठहराव होना चाहिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जामिनेशन का। क्या कहा गया है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन संविधान सभा के बारे में किसका है? द असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया हु मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहले तो इस बात को समझो, ये जो आपका स्टेटमेंट है या ये जो आपका कोटेशन है, अगर हम कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बात करें तो संविधान सभा के अंदर टोटल आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? 389 मेंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई, ये बातें सामने आती हैं कि संविधान सभा की जो टोटल मेंबरशिप होगी वो क्या होगा आपका? 389 आपको क्या दिखाई पड़ेगा। आउट ऑफ दीज 389 मेंबर्स हम सभी लोग जानते हैं कि 296 मेंबर्स का क्या होना था? इलेक्शन होना था। 296 मेंबर्स का क्या होना था भाई? इलेक्शन होना था। दैट मीन्स क्या होना था? निर्वाचन होना था। और इसमें भी हम सभी लोग जानते हैं कि 208 ये किसके अकाउंट में गया? ये कांग्रेस के अकाउंट में गया। 208 ये किसके अकाउंट में गया? ये मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस के अकाउंट में गया। और जो आपका 73 है, यानी कि जो आपकी 73 सीट्स हैं, ये किसके अकाउंट में जाती हैं? ये मुस्लिम लीग के अकाउंट में जाती हैं। ये किसके अकाउंट में जाती हैं भाई? ये मुस्लिम लीग के अकाउंट में जाती हैं। ये बातें आपने क्या है पढ़ रखी है। तो आप देख पा रहे हैं कि संविधान सभा में जिन 296 सीट्स पर क्या होने थे? इलेक्शंस होने थे। अगर आप उनको कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो उनमें से 208 जो सीट्स हैं वो कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं। उनमें से जो आपके 208 सीट्स हैं वो मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस के खातों में चली जाती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत यानी कि कांग्रेस की मेजॉरिटी आपको दिखाई पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत या कांग्रेस की मेजॉरिटी आपको दिखाई पड़ती है। और ये जो कांग्रेस की मेजॉरिटी आपको दिखाई पड़ती है, इसी मेजॉरिटी को ग्रेनवाइल ऑस्टिन समझाने का काम करते हैं। इसी मेजॉरिटी को ग्रेनवाइल ऑस्टिन समझाने का काम करते हैं कि ये मेजॉरिटी क्या है। इस मेजॉरिटी को ही बेस बनाते हुए उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। इसी बहुमत को आधार बनाते उन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। यानी कि भारतीय जनमानस ने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुमत देने का कार्य किया है। हालांकि प्रत्यक्ष निर्वाचन का तो कोई गुंजाइश है नहीं, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन की तो कोई गुंजाइश है नहीं, वो मैं किसी अलग सेशन में आपको समझा दूंगा। लेकिन उनका मतलब जो था वो यही कहने का था, उनका मतलब जो था वो यही आपको समझाने का था। एक बात और यहां पर समझ लो कि ये जो आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन है, इन्होंने ये जो कोटेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस स्टेटमेंट को उन्होंने कौन सी बुक में देने का कार्य किया, इस स्टेटमेंट का जिक्र उन्होंने कौन सी बुक में करने का कार्य किया, क्योंकि वक्त बदल रहा है और अगर वक्त बदल रहा है तो क्वेश्चन का नेचर भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को उन्होंने एक बुक में देने का काम किया था और उस बुक का नाम आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ये जो आपका कोटेशन है ग्रेनवाइल ऑस्टिन साहब का, या ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को उन्होंने क्या है भी कौन सी बुक में देने का काम किया है, तो यहाँ पर आपका जो रेस्पेक्टिव आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। बुक का रेफरेंस आप कैसे लेके चलेंगे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये आप यहां पर क्या है बता देंगे। मजे की बात और समझो, देखो मैं कुछ बातें यहां पर आपको क्या है समझाना चाहता हूं, ये बातें जरूरी हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान ने साफ साफ पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट करने का काम कर दिया था। हालांकि हम लोग इन बातों को भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग है वो इन बातों को लेकर के चल रही थी कि कैबिनेट मिशन प्लान के जो रेस्पेक्टिव प्रोविजंस आने वाले हैं
उनमें से कोई ना कोई प्रोविज़न ऐसा होगा जिसमें पाकिस्तान की डिमांड को प्रमोट किया जाएगा, पाकिस्तान की डिमांड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी किसी भी सिफारिश के डिमांड पर पाकिस्तान की डिमांड को प्रमोट करने का काम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की डिमांड का कंप्लीट रिजेक्शन आपको दिखाई पड़ता है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ऐसे में ये देखा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ जो मुस्लिम लीग है, इन सभी को काफ़ी धक्का लगा कि कैबिनेट मिशन प्लान को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, संविधान सभा का जो निर्माण होना है, हम संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में अपना पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी लेकर के आएंगे। और हमारा उद्देश्य ये हो जाना चाहिए कि हम संविधान सभा का जो निर्माण होना है उसकी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन अपना लेकर के आए, लेकिन अपने पार्टिसिपेशन के साथ साथ संविधान सभा में हमको क्या है, मेजोरिटी भी मिल जानी चाहिए। संविधान सभा में हमको क्या है, मेजोरिटी भी मिल जानी चाहिए। और उसी बहुमत या उसी मेजोरिटी का प्रयोग करते हुए हम पाकिस्तान की डिमांड को, पाकिस्तान के क्वेश्चन को, पाकिस्तान के मामले को क्या है, प्रमोट करने का काम करेंगे। लेकिन मामला उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया कि 208 सीट्स पर कौन आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, और जो मुस्लिम लीग है वो मात्र क्या है, 73 सीट्स पर ही क्या है, सिमट जाती है। ऐसे में जो मोहम्मद अली जिन्ना का प्लान था या मुस्लिम लीग का प्लान था, वो प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फाइनली हम लोग ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा का क्या कर देती है, बाइकआउट कर देती है। मुस्लिम लीग जो है वो क्या कर देती है भाई, वो संविधान सभा का क्या है, बाइकआउट कर देती है, यानी कि संविधान सभा का क्या है, बहिष्कार कर देती है कि भाई ये रही आपकी संविधान सभा, हम चले। तो इसके बाद एक कोटेशन और आता है, और वो जो कोटेशन है वो कोटेशन किसका आता है, विंस्टन चर्चिल साहब का आता है। विंस्टन चर्चिल साहब का आता है, और विंस्टन चर्चिल यहां पर अपना एक कोटेशन देने का काम करते हैं। और कोटेशन के बिहाफ पर क्या कहते हैं, देखो विंस्टन चर्चिल यहां पर कहते हैं, इसको भी आप याद रखना। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज अ सच टाइप ऑफ मैरिज, इज अ सच टाइप ऑफ मैरिज, इज अ सच टाइप ऑफ मैरिज ब्रिडल ऑफ विच, ब्रिडल ऑफ विच हैज बीन डिसअपियर्ड, has been disappeared। तो ये कोटेशन किसका आया था, बाद में विंस्टन चर्चिल का आया था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी शादी है जिसकी बहू आप कह सकते हैं, जिसके बहू क्या है, वो गायब हो चुकी है। तो उन्होंने बाद में कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज अ सच टाइप ऑफ मैरिज ब्रिडल ऑफ विच हैज बीन डिसअपियर्ड, जिसकी बहू क्या है, गायब हो गई है। तो ये जो आपका कोटेशन है मेरे प्यारे साथियों, ये भी कई बार आपसे यहाँ पर क्या है, पुटअप किया जाता है। तो इन दोनों जो कोटेशंस हैं या दोनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप अपनी जहन में स्टैब्लिश करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, आसान है। देखो क्या क्या कहा गया है, संविधान सभा के समक्ष कौन कौन से प्रमुख सैद्धांतिक मतभेद थे। यानी कि ये जो सवाल है, ये सवाल लेके जा रहा आपको संविधान सभा के मेंबर्स की ओर, और संविधान सभा के मेंबर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़े। संविधान सभा के मेंबर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़े। काफ़ी डिफरेंसेस क्या है, आपको दिखाई पड़े। तो उन्हीं तमाम प्रकार के डिफरेंसेस को बेस बनाते हुए आपको यहाँ पर यह बताना है कि व्हाट वर द मेजर थ्योरेटिकल डिफरेंसेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो यहाँ पर बताना है, नंबर 1 पर क्या कहा गया है कि शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि आधे लोग तो ये कह रहे थे कि हमें क्या है, यूनिटरी सिस्टम को अपनाना चाहिए,
आधे लोग तो ये कह रहे थे कि हमें क्या है भाई यूनिटरी सिस्टम को अपनाना चाहिए, दैट मीन्स क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। और आधे लोग ये कह रहे थे कि हमें क्या है हमें फेडरल सिस्टम को अपनाना चाहिए, हमें क्या है भाई फेडरल सिस्टम को अपनाना चाहिए, यानी कि संघात्मक व्यवस्था को क्या अपनाना चाहिए। तो ये बात सही है कि संविधान सभा के जो भी रेस्पेक्टिव मेंबर्स आपको दिखाई पड़े, उन रेस्पेक्टिव मेंबर्स के बीच में इन बातों को लेकर के डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़े, बिल्कुल डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़े। आधे लोग तो ये कह रहे थे कि हमें क्या है यूनिटरी सिस्टम को अपनाना चाहिए, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। और आधे लोग यहाँ पर ये कहने का कार्य कर रहे थे कि हमें क्या है फेडरल सिस्टम को अपनाना चाहिए, दैट मीन्स संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना करके चलना चाहिए। ये मामला यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल आपका क्या है राइट क्या है हो जाता है। आगे क्या देखो, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि क्या न्यायपालिका का स्टेटस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या न्यायपालिका का स्टेटस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या न्यायपालिका का स्टेटस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि क्या न्यायपालिका के पास जुडिशल रिव्यू होना चाहिए, क्या न्यायपालिका के पास जुडिशल रिव्यू होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आपके कंसर्न्स हैं ये भी वहाँ पर क्या है दिखाई पड़े, और ऐसी बातों को लेकर के भी क्या है संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में आपको क्या है डिफरेंसेस दिखाई पड़े। ये भी आपका क्या हो जाता है ओके यहाँ पर हो जाता है। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोटेक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी। इस बात को भी आप यहाँ पर क्या है ओके करने का कार्य करेंगे, यानी कि 13 के रिगार्डिंग जो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन माना जाएगा वो आपका क्या बनेगा भी डी ऑप्शन, ही आपका क्या यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है माना जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे सामने क्या है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है, और 14 में क्या कहा गया है, सवाल ट्रिकी हो सकता है, हालांकि आप पकड़ लेंगे। तो 14 में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। अब ये जो यहाँ पर आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब देखो ये नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब आपको क्या है 13 दिसंबर 1946 के साथ लेकर के एक्चुअली नहीं चलना है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब आप क्या है 13 दिसंबर 1946 के साथ लेकर के नहीं चलेंगे। सवाल की डिमांड ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रिलेशन आप किसके साथ लेके चलेंगे, आप लेके चलेंगे 26 नवंबर 1949 के साथ आप लेकर के चलेंगे। 26 नवंबर 1949 के साथ आप लेके चलेंगे, क्योंकि इस दिन क्या है जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फाइनली जो आपके सामने आता है, फाइनली जो आपके सामने आता है वो कैसे आता है, तो आप कहते हैं एज अ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यही तो आप कहते हैं एज अ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में आपके सामने क्या है आ जाता है। तो आपको ये बताना है कि 26 नवंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में आपके सामने आता है, उस प्रस्तावना ने 26 नवंबर 1949 को भारत को किस रूप में डिक्लेयर करने का कार्य किया। तो हम यहाँ पर क्या क्या आंसर लेके चलेंगे, हम कहेंगे एन इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक, यानी कि सी ऑप्शन जो बनेगा आपका यहाँ पर क्या है सवाल नंबर 14 के रिगार्डिंग आपका मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है बन जाना चाहिए। आगे आप देखेंगे तो आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। इसमें देखिए क्या कहा गया, इजी है एकदम। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 में क्या कहा गया है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये तो अपने आप में क्या हो जाता है राइट हो जाता है। आगे क्या कहा गया है, इट डज नॉट कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट में एरर है, डज नॉट में एरर है, यहाँ पर तो आपको कहना होगा इट डज कंटेन, यहाँ तो आपको कहना होगा इट डज कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान का दर्शन शामिल है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है रॉन्ग आपका हो जाता है। आगे क्या है,
यह सरकार के फैसलों का मूल्यांकन करने का मानक तय नहीं करती। इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ भी डज नॉट का एरर है, यहाँ भी आपको क्या करना होगा, हटा के इसको डज आपको करना होगा, डज आपको करना होगा। और फाइनली आपको कहना होगा इट, आप सीधा कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यह सरकार के फैसलों का मूल्यांकन करने का मानक तय नहीं करती, बल्कि आपको कहना होगा तय करती है, तय करती है। ये यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है कहना होगा। आगे क्या है कि इससे संविधान बनने के बाद हटा दिया गया था। इट वाज रिमूव्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जबकि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के साथ प्रस्तावना आपको क्या है दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बी भी गलत हो गया, सी भी आपका गलत हो गया, डी भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर राइट आपका क्या होगा 15 के रिगार्डिंग ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आपका माना जाएगा। आगे आप देखेंगे तो आगे मिलेगा 16 आपको। 16 में देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, हम समझा देंगे आपको। 16 में क्या है, लिस्ट 1 आपको दिया गया है और लिस्ट 1 में क्या है डिफरेंट इवेंट्स आपको दिए गए हैं। और आगे आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैच करना है, यहाँ पर आपको क्या है मैच करके बताना है, मैच करके बताना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग। तो देखो यहाँ पर जो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको समझा देता हूँ। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय द स्वराज पार्टी। तो अगर आप यहाँ पर स्वराज पार्टी को लेकर के चलेंगे, तो स्वराज पार्टी को अगर आप लेके चलेंगे तो आपको 1924 AD आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर स्वराज पार्टी को लेके चलेंगे तो आपको क्या है 1924 आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको लिस्ट 2 है जिसमें आपको क्या है ईयर आपको दिया गया है, डेट आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देखो मई 1934 का जिक्र है। तो अगर आप इस हिसाब से चलोगे, मई 1934 के हिसाब से चलोगे, तो यहाँ पर आपको क्या है स्वराज पार्टी को ही हटाना पड़ेगा और आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा, जिसे आप कहेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपको कहना होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपको कहना होगा। तो अगर आप स्वराज पार्टी के बिहाफ पर काम करेंगे तो यहाँ आपको क्या है 1924 लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ 1934 के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो यहाँ आपको क्या है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बिहाफ पर काम कर लेते हैं। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने संविधान सभा की डिमांड को जो आपके सामने रखा था वो 1934 AD में रखा था, 1934 AD में क्या है रखा था। ये बात सही है। कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन में संविधान सभा की पुष्टि। कांग्रेस रीअफर्म्ड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द फैसपुर सेशन। तो आप जानते हैं कि जो फैसपुर सेशन है यह आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, बंगाल में आपको दिखाई पड़ता है, बंगाल में आपको दिखाई पड़ता है। और इसके बारे में आप कहते हैं कि प्रिसाइडेड ओवर बाय JL नेहरू, प्रीसाइडेड ओवर बाय JL नेहरू। इसकी अध्यक्षता करने का कार्य किसने किया था, JL नेहरू साहब ने किया था। और ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन माना जाता है विच कन्वीन्ड, ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन माना जाता है विच कन्वीन्ड इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है जिसका आयोजन हुआ। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसका आयोजन क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। जब कभी हम लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते थे तो कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसका आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, तो उस समय कंटेंट बताता था कि जो आपका दिसंबर 1924 वाला कांग्रेस का बेलगांव सेशन आपका दिखाई पड़ता है। तो कांग्रेस के बेलगांव सेशन के बारे में ही ये कहा जाता था कि कांग्रेस का बेलगांव सेशन ही एकमात्र ऐसा सेशन है जिसका आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। लेकिन आज के समय में ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है।
अब आपको कहना होगा कि कांग्रेस का जो फेसफुल सेशन आपको दिखाई पड़ता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू साहब ने की थी, यही कांग्रेस का एकमात्र ऐसा सेशन है जिसका आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। और इसका आयोजन कब हुआ था? 1936 एडी में हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? 1936 एडी में क्या है हुआ था। आगे देखो, आगे क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर। तो ये आप कब लेके चलेंगे? 24 जनवरी 1950 आप लेके चलेंगे, यानी कि 24 जनवरी 1950 आप लेके चलेंगे। आगे क्या है, संविधान सभा के प्रतिनिधियों को वायसराय का आमंत्रण, वायसरायज इन्विटेशन टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये आप कब लेके चलेंगे? 20 नवंबर 1946 आप लेके चलेंगे। यहाँ आप क्या लेके चलेंगे? 20 नवंबर 1946 आप लेके चलेंगे। 20 नवंबर 1946 आप यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे। तो कोड कैसे बनेगा? तो कोड आपका ऐसे बनेगा कि सबसे पहले तो आप क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर ए को आप लेके चलेंगे, है ना, 1934 के साथ ए को आप लेके चलेंगे, है ना। ए के साथ क्या होगा आपका? 1 आपका हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए फेसफुल सेशन की ओर आएंगे। तो फेसफुल सेशन सी में कहाँ लिखा हुआ है? फेसफुल सेशन कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ पर है, कांग्रेस का फेसफुल अधिवेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ये 2 आ जाएगा, यानी कि बी के साथ क्या आएगा आपका? 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। सी के साथ क्या है आपका? 20 नवंबर आपका आएगा, 20 नवंबर आपका आएगा, ठीक है। तो सी के साथ आपका क्या आ जाएगा? 3 आपका आ जाएगा। और डी के साथ आपका क्या आ जाएगा? 4 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या है, राइट मैथ द कॉलम यहाँ पर क्या बना करके चलेंगे, राइट मैथ द कॉलम क्या बना करके चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें कोड में भी आई थिंक मिस्टेक है, इसमें कोड में भी आई थिंक क्या है, मिस्टेक है। 1 2 3 4। ये तो मुझसे मैथ द कॉलम करने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन रेफरेंसेस तो हमने सही लिए हैं ना। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय द स्वराज पार्टी, हमने स्वराज पार्टी का कन्वर्जन किस में कर दिया है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कर दिया है। तो ये तो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा भाई? ये तो आपको यहाँ पर क्या है, ये तो आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? ये तो आपको 1 में ही दिखाई पड़ेगा ना। ये तो आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? 1 में आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो आप कहाँ लेके चलेंगे? 1 में ही आप इसको लेके चलेंगे, 1 में ही आप इसको क्या लेकर के चलेंगे। तो ए के साथ तो आपका 1 हो जाएगा। आगे आपका क्या है? आगे आपका यहाँ पर क्या है? कांग्रेस रीअफर्म्ड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द फेसपुर। तो 1934 के बाद हमें कहाँ जाना होगा? 1936 में हमें जाना होगा। 1936 कहाँ पर है? यहाँ पर 4 में है, 4 में है। तो ये गलत हो गया। बी के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। बी के स्थान पर यहाँ पर आपका क्या आएगा? 4 आपका आएगा, 4 आपका आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। बी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर क्या है? बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? बन जाएगा। एक बार आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से। आगे क्या है, मैं पूरा करके बता देता हूँ कि ऑप्शन ठीक है या नहीं है। आगे क्या है? संविधान सभा के प्रतिनिधियों को वायसराय का आमंत्रण, यानी कि सी है। और सी कहाँ पे आएगा? ये 3 में आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। और आगे क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर, ये आपका कब आएगा? ये 2 के साथ आएगा। तो 2 आपका कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2 आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। तो 1432 यही मिलता है। तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। क्या पूछा गया है? संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको क्या है? विचार करके चलना है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसके चेयरपर्सन कौन थे भी? जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपका राइट हो जाता है, ये आपका सही है। आगे क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आपका ओके हो जाता है। नंबर 2 वाला आपका ओके हो जाता है। आगे देखो क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, आगे क्या लिखा हुआ है? बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर नहीं आएंगे, बल्कि आपके कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके आएंगे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, रोंग आपका हो जाता है। आगे क्या है, स्टीयरिंग कमेटी, आगे क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। यानी कि 1 to 4 आपके राइट हो जाते हैं। 1 to 4 आपको बी ऑप्शन में दिखाई पड़ता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या है, बन जाएगा। आगे देखो आगे क्या है, 18 के बारे में आपको यहां पर डिस्कस करना है। 18 में आपको क्या दिया गया है, 18 में कहा गया है कि भी जो प्रारूप समिति है, यानी कि जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके बारे में आपको कुछ बातें यहां पर करनी है। तो देखो क्या कहा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी का डिस्कशन है। तो आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो क्या कहा गया कि इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। ऑलरेडी यूपीपीसीएस में आ चुका है कि जब आप ड्राफ्टिंग कमेटी को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है, उस फिजिकल कंपोजिशन को आपको बिल्कुल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखो जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है, टोटल जो आपका फिजिकल कंपोजिशन है वो तो आपको कितना दिखाई पड़ेगा, 07 आपको दिखाई पड़ेगा। अब 01 क्या है, एक आपके कौन है, चेयरपर्सन आपके निकल जाएंगे, एक आपके कौन है, चेयरपर्सन आपके निकल जाएंगे, और 06 आपके क्या होंगे, मेंबर्स आपके होंगे। 06 आपके क्या होंगे, मेंबर्स आपके होंगे, मेंबर्स आपके होंगे। यूपीपीसीएस में ऑलरेडी सीधा सवाल पुटअप किया गया था कि प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो वहां 7 आंसर नहीं लगाना था आपको, 6 आपको आंसर क्या है लगाना था। हालांकि जो टोटल फिजिकल कंपोजिशन आपको दिखाई पड़ेगा, वो टोटल फिजिकल कंपोजिशन में आप 7 जो आपका एक न्यूमेरिकल है, नंबर है, उसको आप लेके चलेंगे, लेकिन इसका भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। 7 का मतलब क्या हो जाता है, 1 आपके चेयरपर्सन है जो आपके कौन है, BR अम्बेडकर है, और 06 क्या है आपके, वो मेंबर्स हैं। तो ये भी आपको यहां पर क्या है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। कुल मिलाकर के ये आपका क्या हो जाता है, ओके हो जाता है। आगे क्या है, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला इस समिति के मेंबर रहे, यानी कि KM मुंशी एंड मोहम्मद सादुल्ला वर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, दैट मीन्स ड्राफ्टिंग कमिटी। ये भी आपको यहां पर क्या है, ओके हो जाता है। और KM मुंशी के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पुटअप किया गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने का काम किसने किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने का काम किसने किया था, तो आप बता देंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट करने का काम किया था वो KM मुंशी साहब ने किया था। ये भी कई बार आपसे पुटअप किया जाता। आगे क्या कहा गया है, BL मित्र के स्थान पर N माधव राव को शामिल किया गया। N माधव राव वाज इंक्लूडेड इन प्लेस ऑफ BL मित्र, क्योंकि जो BL मित्र हैं वो बीमार हो गए, तो हम कहेंगे ड्यू टू इलनेस, वो बीमार पड़ गए थे। तो जब वो बीमार पड़े तो उनको हटा करके ड्राफ्टिंग कमेटी में किसको शामिल कर दिया गया, N माधव राव को शामिल कर दिया गया। आगे क्या कहा गया है, वर्ष 1948 में DP खेतान की मृत्यु होने के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्या है, यहां पर क्या आपकी सही है। ये क्या सही है, तो यहां पर तो सारे के सारे आपके सही हो जा रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर क्या है आंसर। इस क्वेश्चन का आप क्या अपना लेकर के चलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ जाता है। तो 19 में क्या है, 19 में ये है, आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताया गया है कि द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीएम्बल। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, रोंग आपका हो जाता है। यानी कि जो प्रस्तावना में समाजवादी या पंथ निरपेक्ष जैसी शब्दावलियां आपको मिल जाती हैं, ये मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थी, बल्कि हम सभी लोग जानते हैं कि इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बिहार पर क्या है, एड ऑन किया गया था, जोड़ा गया था। KM मुंशी ने उद्देशिका को भारतीय लोकतंत्र की जन्म कुंडली कहा। KM मुंशी डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये अपने आप में क्या हो जाता है, राइट आपका हो जाता है। आगे देखो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक्स इट क्लियर दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया इज द पीपल। यानी कि ये भी आपका क्या हो जाता है, राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है। तो पहला आपका रोंग है, सेकंड और थर्ड आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आप अपना बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर क्या है लेकर के चलेंगे। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ जाता है। तो 20 में क्या है, 20 में आपसे पुटअप किया गया कि भारतीय
धर्मनिरपेक्षता, हालांकि पंथ निरपेक्षता यहां पर होना चाहिए। भारतीय पंथ निरपेक्षता के मॉडल के संदर्भ में सत्य कथन आपको यहां पर क्या है, चूज करके चलना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। तो नंबर 1 पर क्या है, द इंडियन स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजन। ये अपने आप में क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है। ये अपने आप में क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही रेफरेंस अभी जो यहाँ पर सिविक्स लेक्चरर का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बिल्कुल ऐसा ही रेफरेंस लिया गया था। काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं इसमें कंफ्यूज हुए थे, काफ़ी ज़्यादा क्या है, परेशान हुए थे। यानी कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन सेकुलरिज्म का मामला है उसमें जो स्टेट है, स्टेट को आपको क्या है, कंप्लीट न्यूट्रल वे में लेकर के नहीं चलना है, कंप्लीट क्या है, न्यूट्रलिटी लेकर के नहीं चलना है। यहाँ पर क्या कहा गया, द स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजन। तो आप कहेंगे कैन नॉट को आपको रिप्लेस करना होगा और कैन नॉट के स्थान पर आप क्या लेके आएंगे, कैन आप लेके आएंगे। और फाइनली आप कहेंगे द स्टेट कैन इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजन। लेकिन देखिए ये जो इंटरफेरेंस आना चाहिए, ये जो आपका इंटरफेरेंस आना चाहिए, इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट जो आना चाहिए, ये जो होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका नेसेसरी होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। ये आपका नेसेसरी होना चाहिए, बाय द बुक होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी क्या है, नहीं होना चाहिए। अनावश्यक क्या है, नहीं होना चाहिए। यहां पर ये बातें आप कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, भारतीय पंथ निरपेक्षता केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। द इंडियन सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट्स ओनली द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये अपने आप में रोंग है, ये अपने आप में आपका गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर क्या है, नहीं है। आगे देखिए, हालांकि आर्टिकल 30 में आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं। आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सेकुलरिज्म का फीचर आपको दिखाई पड़ता है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ही रक्षा करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, इसको आप काट के चलेंगे। आगे क्या कहा गया है, राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स, है ना, क्या कहा गया है, द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। ये अपने आप में आपका क्या होगा, यहां पर राइट आप इसको मान के चलेंगे, राइट आप मान के चलेंगे सी वाले को। आगे क्या कहा गया है, भारतीय संविधान केवल हिंदू धर्म के सुधारों की अनुमति देता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रिफॉर्म्स ओनली इन हिंदुइज्म। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, रोंग आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा 20 का आपका, सी ऑप्शन आप अपना यहां पर क्या है, राइट आंसर लेकर के आएंगे। सी ऑप्शन आप अपना यहां पर क्या है, राइट आंसर अपना क्या आप लेकर के आएंगे। तो अभी तो मैं 10 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है, लाइट का इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है, लाइट आती रहती है जाती रहती है, इसलिए हम क्या है लाइव इंटरेक्शंस आपके बीच में नहीं रख रहे हैं। जब हमें मौका मिलता है तब हम क्लास आपके लिए क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, थ्रोली वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और वेरी रेगुलर ये सेशंस आपके सामने क्या है आते रहेंगे। हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि ये जो सेशंस हैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने का काम करेंगे, इनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने का एक क्या है मौका मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि खुश रहो, मेहनत करते रहो और इसी प्रकार से क्या है अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।